तो फ्रेंड्स नमस्कार, रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि यूपीएससी के लिए आपकी एनसीईआरटी जो सीरीज चल रही है हमारी यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस, ठीक है, जिसमें हमने 6 से लेकर 12 तक का आपका कंप्लीट हो गया। 6 to 12 कंप्लीट करना है। 6 to 8 हमने करा दिया था। इसमें क्लास 9th की आपकी पॉलिटी हो गई है और क्लास 10th का जो है ये आपका चैप्टर नंबर 7 है आज की क्लास में। और ये एनसीईआरटी में आपके सारे मैं 6 से 12 तक कवर कराने वाला हूँ। तो पहले एक एक करके सारी चीज़ों को देखेंगे। पहले हम 6 to 8 कर लिया, फिर 9 10th करेंगे, फिर 11 12 कॉम्बिनेशन बना के इसका करते हैं। तो आज जो टॉपिक है हमारा लोकतंत्र के परिणाम, हमने इसके पहले लोकतंत्र देख लिया और पार्टियों को देख लिया। तो आज हम लोकतंत्र के परिणाम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को आप लोग लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। जो भी यूपीएससी का जो एग्ज़ाम या स्टेट पीसीएस या कोई भी आप वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एनसीईआरटी देखिए मोस्ट कंपलसरी, तो उसके लिए आप चैनल से जुड़ जाइए, रैंकर मेकर के परिवार का हिस्सा बनिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर भी कर देना। सब कुछ मिलेगा यहाँ पे, सॉल्यूशन भी कराएंगे, आप चिंता मत करिएगा। जो भी आपको ज़रूरत हो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी, बस बताते रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए इंट्रो देखते हैं पहले क्या होता है परिचय। कि जबकि हम लोकतंत्र की अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हैं, हाँ तो पता ही है आपको, परिणाम पे आ गए हैं लोकतंत्र के परिणाम। इसके बाद हम इसके कुछ कमियां भी होंगी नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तो अब विशिष्ट बातों की चर्चा से आगे जाने और कुछ सामान्य किस्म के सवाल पूछने का वक्त आ गया। सब कुछ पढ़ लिया। जैसे यदि यही कि लोकतंत्र क्या करता है, तो पहला तो क्वेश्चन यही हो कि लोकतंत्र भैया करता क्या, अथवा यह कि लोकतंत्र से हम अमूमन किन परिणामों की उम्मीद करते हैं। साथ ही यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि क्या वास्तविक जीवन में लोकतंत्र इन उम्मीदों को पूरा करता है। लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें हम। तो दूसरा है कि लोकतंत्र के हमें परिणामों का मूल्यांकन कैसे करना और उम्मीदों को पूरा करता है या नहीं, ये भी देखना। तो हम इन्हीं बातों से अध्याय की शुरुआत करेंगे। इस विषय पर विचार करने के बारे में कुछ बातों को स्पष्ट कर लेने के बाद हम इस बात पर गौर करेंगे कि विभिन्न मामलों में लोकतंत्र से कैसे परिणाम वांछित हैं और वास्तविक धरातल पर क्या परिणाम आते हैं। तो इसके लिए हम लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं, मसलन शासन के स्वरूप, आर्थिक कल्याण, समानता और सामाजिक अंतर, टकराव, तो आखिरी में आज़ादी और स्वाभिमान जैसे मामलों पर गौर करेंगे। तो इस तलाश में हमें सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, लेकिन इन परिणामों के साथ कई सवाल और शंकाएं भी लगी हुई हैं। ये सवाल और आशंकाएं हमें लोकतंत्र के सामने बड़ी चुनौतियों पर सोचने के लिए उकसाती हैं, जिस पर हम अगले और अंतिम अध्याय में विचार करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लोकतंत्र। तो लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करेंगे, क्वेश्चन जो हमारा था उसी का आंसर इसमें। क्या आपको याद है कि मैडम लिंग दोए की कक्षा में छात्रों ने लोकतंत्र के बारे में कैसी बातें की थी। आपने इसे कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक के दूसरे अध्याय में पढ़ा था। तो इस बातचीत से यह नतीजा निकला था कि लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है। तानाशाही और अन्य व्यवस्थाएं जो थी ज़्यादा इसमें दोषपूर्ण था। किसमें? तानाशाही में। लोकतंत्र को सबसे बेहतर बनाया गया था क्योंकि यह, ध्यान देना ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं टिक करूँगा। क्यों इसको बेहतर बनाया गया? तो ये नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता। वर्ड मिला मुझे समानता। व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। वर्ड मिला गरिमा। इससे फैसलों में बेहतरी होती है। टकरावों को टालने और संभालने का तरीका देता है। इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। किसमें? लोकतंत्र की विशेषताएं हैं ये। क्या ये उम्मीदें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं से पूरी होती हैं या पूरा होती हैं? तो आपने आसपास के लोगों से बात करें तो पाएंगे कि अधिकांश लोग अन्य किसी भी वैकल्पिक शासन व्यवस्था की तुलना में लोकतंत्र को ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन लोकतांत्रिक शासन के कामकाज से संतुष्ट होने वालों की संख्या उतनी बड़ी नहीं होती है। सो हम एक दुविधा की स्थिति में आ जाते हैं। सैद्धांतिक रूप में लोकतंत्र को अच्छा माना जाता है, पर व्यवहार में इसे इतना अच्छा नहीं माना जाता। इस दुविधा के चलते लोकतंत्र के नतीजों पर ज़्यादा गहराई से विचार करना जरूरी हो जाता है। क्या हम सिर्फ नैतिक कारणों से ही लोकतंत्र को पसंद करते हैं या फिर लोकतंत्र के समर्थन के पीछे कुछ युक्तिपरक कारण भी हैं? तो आज दुनिया के 100 देश
किसी तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने का दावा करते हैं। इनका औपचारिक संविधान है, उनके यहाँ चुनाव होते हैं और राजनीतिक दल भी हैं। साथ ही वे अपने नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकारों की गारंटी भी देते हैं। तो लोकतंत्र के ये तत्व तो अधिकांश देशों में समान है, पर सामाजिक स्थिति, अपनी आर्थिक उपलब्धि और अपनी संस्कृति के मामले में ये देश एक दूसरे से काफ़ी अलग अलग हैं, भिन्नताएं पाई जाती हैं, डाइवर्सिटीज है। तो स्पष्ट है कि इन सब का लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के नतीजों पर भी असर पड़ता है, और एक जगह जो उपलब्धि हो वह दूसरी जगह भी उसी तरह दिखे, यह ज़रूरी नहीं है। लेकिन क्या कोई ऐसी बुनियादी चीज़ है जिसकी उम्मीद हम हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से करेंगे ही? तो कई बार लोकतंत्र को हर मर्ज की दवा मान लेते हैं और इससे हर चीज़ की उम्मीद करने लगते हैं। तो लोकतंत्र के प्रति अपनी दिलचस्पी और दीवानगी के चलते अक्सर हम यह कह बैठते हैं कि लोकतंत्र सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान कर सकता है, बट ऐसा नहीं होता है। और जब हमारी कुछ उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हम लोकतंत्र की अवधारणा को ही दोष देने लगते हैं। हम यह संदेह करने लगते हैं कि क्या हम वास्तव में लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही रह रहे हैं। लोकतंत्र के परिणामों के बारे में सावधानीपूर्वक विचार करने की दिशा में पहला कदम यह है कि हम पहले यह माने कि लोकतंत्र शासन का एक स्वरूप भर है। देखो, ये कोई बैठे भैया, ये इतनी सारी चीज़ें सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? क्या विविध प्रकार के दबाव झेलना और तरह तरह की मांगों को संतुष्ट करना ही लोकतंत्र है? तो यहाँ पे था कि स्वरूप भर है, यह कुछ चीज़ों को हासिल करने की स्थिति तो बना सकता है, पर नागरिकों को ही उन स्थितियों का लाभ लेकर अपने लक्ष्यों को हासिल करना होता है। इतना ही नहीं, लोकतंत्र का उन अनेक चीज़ों से ज़्यादा सरोकार नहीं होता जिनको हम बहुत मूल्यवान मानते हैं। तो लोकतंत्र हमारी सभी सामाजिक बुराइयों को मिटा देने वाली जादू की छड़ी भी नहीं है। तो आइए हम उन कुछ चीज़ों की जांच करें जिसकी उम्मीद हर लोकतांत्रिक व्यवस्था से की जा सकती, और साथ ही लोकतंत्र के रिकॉर्ड पर भी नज़र डालें। चलिए देखते हैं। लिखा है कि उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन। भैया, इनसे हम उत्तरदायी की उम्मीद करते हैं, जिम्मेदारी भी होती है और वैध शासन भी होना चाहिए, है ना। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें लोकतंत्र को पूरा करना चाहिए। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि लोगों का अपना शासन चुनने का अधिकार और शासकों पर नियंत्रण बरकरार रहे। वक्त, ज़रूरत और यथासंभव इन चीज़ों के लिए लोगों को नियंत्रण प्रक्रिया में भागीदारी करने में सक्षम होना चाहिए, ताकि लोगों के प्रति जिम्मेवार सरकार बन सके और सरकार लोगों की ज़रूरतों और उम्मीदों पर ध्यान दे। तो इस सवाल के तफसील में जाने से पहले हमारे सामने एक मामूली सा जान पड़ता है। सवाल यह भी है, क्या लोकतांत्रिक सरकार कार्यकुशल होती है? क्या यह प्रभावी होती है? कुछ लोगों का मानना है कि लोकतंत्र में कम प्रभावी सरकारें बनती हैं, और निश्चित रूप से यह सही है कि अलोकतांत्रिक सरकारों को विधायिका का सामना नहीं करना होता है। उन्हें बहुसंख्यक अल्पसंख्यक नज़रिए का ख्याल नहीं रखना पड़ता है। लोकतंत्र में बातचीत और मोलतोल के आधार पर काम चलता है। क्या इससे लोकतांत्रिक सरकारें कम प्रभावशाली होती हैं? आइए अब फैसले को मूल्य के हिसाब से तोलने की कोशिश करें। तो ऐसी सरकार की कल्पना कीजिए जो बहुत तेज़ फैसले लेती हो, लेकिन यह सरकार कैसे फैसले भी ले सकती है जिसे हम लोग स्वीकार न करें, और तब ऐसे फैसलों से परेशानी हो सकती है ना। इसकी तुलना में लोकतांत्रिक सरकार सारी प्रक्रिया को पूरा करने में ज़्यादा समय ले सकती है, क्योंकि जो लोकतांत्रिक नहीं होगी वो राजाशाही होगी, तो अपना फैसला लेने में आसानी रहती है। सरकार की नज़र देखिए भैया, कैसे आपके बारे में सरकार इतना जानती है। देख लो, सब कुछ देख रही है। आप सरकार के बारे में बस इतना जानते हैं कि दिख रही है कि नहीं दिख रही सरकार क्या। चलिए देखते हैं। लेकिन इसने पूरी प्रक्रिया को माना है, इसलिए इस बात की ज़्यादा संभावना है कि लोग उसके फैसलों को मानेंगे और वे ज़्यादा प्रभावी होंगे। तो इस प्रकार लोकतंत्र में फैसला लेने में जो वक्त लगता है वह बेकार नहीं जाता।
अब दूसरे पहलू पर नज़र डालें। दूसरा पहलू क्या है? लोकतंत्र में इस बात की पक्की व्यवस्था होती है कि फैसले कुछ कायदे कानून के अनुसार होंगे और अगर कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फैसले में लेने में नियमों का पालन हुआ या नहीं तो वह इसका पता कर सकता है। ठीक है, उसे यह न सिर्फ जानने का अधिकार है बल्कि उसके पास इसके साधन भी उपलब्ध हैं। इसे पारदर्शिता कहते हैं। लोगों को चीज़ें पता रहनी चाहिए कैसी है। यह चीज़ अक्सर गैर लोकतांत्रिक सरकारों में नहीं होती है। इसलिए जब हम लोकतंत्र के परिणामों पर गौर कर रहे हैं तो यह उम्मीद करना उचित है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी सरकार का गठन होगा जो कायदे कानून मानेगी और लोगों के प्रति जवाबदेह होगी। हम यह उम्मीद भी कर सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने और खुद को उनके प्रति जवाबदेह बनाने वाली कार्यविधि भी विकसित कर लेती है। अगर आप इन नतीजों के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को तोलना चाहते हैं तो आपको इन संस्थाओं और व्यवहारों पर गौर करना होगा। क्या? नियमित और निष्पक्ष चुनाव, प्रमुख नीतियों और नए कानून पर खुली सार्वजनिक चर्चा भी होनी चाहिए। सरकार तथा इसके कामकाज के बारे में जानकारी पाने का नागरिकों का मतलब सूचना का अधिकार भी हम बोल सकते हैं। इन पैमानों पर लोकतांत्रिक शासकों का रिकॉर्ड मिला जुला रहा है। नियमित और निष्पक्ष की बात करें तो नियमित और निष्पक्ष चुनाव कराने और खुली सार्वजनिक चर्चा के लिए उपयुक्त स्थितियां बनाने के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था ज़्यादा सफल हुई है। पर ऐसे चुनाव कराने में जिसमें सबको अवसर मिले अथवा हर फैसले पर सार्वजनिक बहस कराने के मामले में उनका रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। नागरिकों के साथ सूचनाओं को साझा करने के मामले में अगर हम नागरिकों के साथ सूचना को साझा कर रहे हैं इसके मामले में उनका रिकॉर्ड खराब रहा है। पर इनकी तुलना जब हम गैर लोकतांत्रिक शासनों से करते हैं तो इन क्षेत्रों का भी उनका प्रदर्शन बेहतर ही ठहरता है। एक व्यापक धरातल पर लोकतांत्रिक सरकारों से यह उम्मीद करना उचित ही है कि वे लोगों की ज़रूरतों और मांगों का ध्यान रखने वाली हों और कुल मिलाकर भ्रष्टाचार से मुक्त शासन दें। तो इन दो मामलों में भी लोकतांत्रिक सरकारों का रिकॉर्ड प्रभावशाली नहीं है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अक्सर लोगों को उनकी ज़रूरतों के लिए तरसाती है और आबादी के एक बड़े हिस्से की मांग की उपेक्षा करते हैं। भ्रष्टाचार के आम किस्से इस बात की गवाही देते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था इस बुराई से मुक्त नहीं है, पर इसके साथ इस पर भी ध्यान दें कि गैर लोकतांत्रिक सरकारें कम भ्रष्ट हैं या लोगों की ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील है, यह कहने का कोई आधार नहीं है। बहरहाल एक मामले में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर है। यह वैध शासन व्यवस्था है, यह सुस्त हो सकती है, कम कार्यकुशल हो सकती है, इसमें भ्रष्टाचार हो सकता है या लोगों की ज़रूरतों की कुछ हद तक अनदेखी कर सकती है। लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लोगों की अपनी शासन व्यवस्था है। इसी कारण पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचार के प्रति जबरदस्त समर्थन का भाव है। साथ दिए गए दक्षिण एशिया के प्रमाणों से जाहिर है कि यह समर्थन, अभी बताएंगे क्या परिणाम थे, यह समर्थन लोकतांत्रिक शासन वाले मुल्कों में तो है ही है, उन देशों में भी है जहाँ लोकतांत्रिक सरकारें नहीं हैं। तो लोग अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन चाहते हैं। वे यह भी चाहते हैं कि लोकतंत्र उनके देश के लिए उपयुक्त है। तो अपने लिए समर्थन पैदा करने की लोकतंत्र की क्षमता भी लोकतंत्र का एक परिणाम ही है और इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो देख लेते हैं ऊपर क्या था। ये परिणाम दिए कि पाकिस्तान को छोड़कर हर जगह लोकतंत्र को तानाशाही के रूप पर ऊपर वरीयता दी गई। अपने देश के लिए लोकतंत्र की उपयुक्तता पर बहुत कम लोगों को संदेह है। तो मतलब हमारे यहाँ ठीक है, देखेंगे यहाँ दक्षिण एशिया बहुत उपयुक्त बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत। तो श्रीलंका में भारत से ज़्यादा, बांग्लादेश में भारत भी ठीक है, पाकिस्तान अपन से ज़्यादा सही है, नेपाल ठीक है। अगर भारत की बात करेंगे 92 है तो पाकिस्तान में 84 है। अच्छा, जो उपयुक्त है, बहुत उपयुक्त दोनों दिए गए, भारत का 92। लोकतंत्र के लिए भरपूर समर्थन की बात करें, जनता द्वारा चुने गए शासकों के शासन से सहमत लोगों की संख्या बहुत उपयुक्त। दक्षिण एशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत इस टाइप से 95% में हमें ये लोकतंत्र बेहतर है। बांग्लादेश में, भारत में 70% मान लेंगे, नेपाल में 62, तो भारत में, श्रीलंका में 2 जगह अच्छा है। कभी कभी तानाशाही बेहतर है,
तो भैया कहीं ना हमारे आसपास तो नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस टाइप से वोटिंग थी। चलिए आगे देखते हैं। हेडिंग है हमारी आर्थिक समृद्धि और विकास की बात करेंगे अब इसमें। तो अगर लोकतांत्रिक शासन में अच्छी सरकार की उम्मीद की जाती तो उससे विकास की उम्मीद करना क्या उचित नहीं है? बिल्कुल उचित है। अगर हम 1950 से लेकर 2000 के बीच की बात करें कि बीच के सभी लोकतांत्रिक शासनों और तानाशाहों के कामकाज की तुलना करें तो पाएंगे कि आर्थिक समृद्धि के मामले में तानाशाही का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है। ठीक है, तो बेहतर आर्थिक समृद्धि हासिल करने में लोकतांत्रिक शासन की यह अक्षमता हमारे लिए चिंता का कारण है, पर अकेले ही इसी कारण से लोकतंत्र को खारिज नहीं किया जा सकता। जैसे कि आपने अर्थशास्त्र में पढ़ा कि आर्थिक विकास कई कारकों से मसलन देश की जनसंख्या के आकार या वैश्विक स्थिति, अन्य देशों से सहयोग और देश द्वारा तय की गई आर्थिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। तानाशाही वाले कम विकसित देशों और लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले कम विकसित देशों के बीच का अंतर नगण्य है, पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था तानाशाही से नहीं पिछड़े हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था तानाशाही से नहीं पिछड़े, हम ऐसे बोल सकते हैं। तानाशाही और लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के आर्थिक विकास दर में अंतर भले ही ज़्यादा हो, लेकिन इसके बावजूद लोकतंत्र व्यवस्था का चुनाव ही बेहतर है, क्योंकि इसके अन्य अनेक सकारात्मक फ़ायदे भी हैं। ठीक है, दोनों को पैरेलल चीज़ों को समझना। ऊपर भी देख लेते, कुछ साइड से लिखा था, पहले तो यहीं लिखा था, तो इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र व्यवस्था की सबसे बड़ी उपलब्धि लोकतंत्र व्यवस्था ही है। इस मानसिक कसरत के बाद हमें यही नतीजा निकला है। हाँ सही है। और देखते इधर क्या था, इधर है इस तथा इससे आगे के 3 पन्नों पर दिए गए कार्टून धनी और गरीब लोगों के बीच के अंतर को दिखाते हैं। क्या आर्थिक समृद्धि का लाभ सबको बराबर हुआ है? राष्ट्र के धर्म में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए गरीब किस तरह से आवाज़ उठा सकते हैं? विश्व के धर्म में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए गरीब देश क्या कर सकते हैं? देखो, आर्थिक समृद्धि की बात करें कि ये जो धनी है तो देखो बॉडी बनाए खड़े हैं, आय का बंटवारा 2000 से लेकर 2006 तक की। ये बीच में देखो बेचारे कमज़ोर हो गए लोग, है गरीब और पतले पैर हो गए, बीच के गरीब। ठीक है, तो क्या है, जिसके पास धन है वो ज़्यादा है उनके पास। लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं। आर्थिक उपलब्धियां क्या हैं? तो लोकतंत्र के पक्ष में दिए जाने वाले तर्क बड़े भावपूर्वक होते हैं। ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का रिश्ता हमारे गहरे मूल्यों से है। इन तर्कों के इर्द गिर्द होने वाली बहसों को साधारण तरीके से नहीं निपटाया जा सकता। फिर भी तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर लोकतंत्र के बारे में थोड़ी बहस चलाने में हर्ज नहीं है। तो लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियों के बारे में भी ऐसी बहस की जा सकती है। वर्षों से लोकतंत्र के अनेक अध्येताओं ने सावधानीपूर्वक ऐसे प्रमाण इकट्ठा किए जो बताते हैं कि लोकतंत्र का आर्थिक विकास और आर्थिक असमानताओं से कैसा रिश्ता है। यहाँ दिए गए चार्ट और नक्शे में कुछ ऐसे परिणाम दिए गए। देख लो क्या था ये। ओए मेरे प्यारे बच्चे, तुम इतना नीचे कैसे रह गए, तुम ही बताओ। ये देख रहे हैं, ये आवास, स्वास्थ्य सुविधा, स्कूल, भूख, इस टाइप से ही रह गए। ठीक है, तो चार्ट फर्स्ट में बताता है कि आर्थिक विकास के मामले में तानाशाही का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है, लेकिन जब हम सिर्फ गरीब मुल्कों के रिकॉर्ड की तुलना करते हैं तो अंतर लगभग समाप्त हो जाता है। चार्ट 2 बताता है कि लोकतांत्रिक शासन के अंदर भी भारी आर्थिक समानता हो सकती है। जैसे देशों में ऊपरी 20% लोगों का ही कुल राष्ट्रीय आय के 60% हिस्से पर कब्जा है ना, जबकि नीचे अभी हमने देखा कि भारत में ही रिपोर्ट आई लगभग 20% लोग, भारत में भी ऐसा ही है कि जो पूरे देश की उनके पास संपत्ति जीडीपी का लगभग आधा 20% लोगों पे, 20 लोगों पे समझ लीजिए, सॉरी 20% है। तो दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील जैसे देशों में ऊपरी 20% लोगों का ही कुल राष्ट्रीय आय के 60% हिस्से पर कब्जा है। ऐसे आज का ही रिपोर्ट है न्यूज़पेपर में, अगर आप देखेंगे तो जनसत्ता में। जबकि सबसे नीचे के 20% लोग राष्ट्रीय आय के मात्र 3% हिस्से पर जीवन बसर करते हैं। डेनमार्क और हंगरी जैसे मुल्क इस मामले में कहीं ज़्यादा बेहतर कहे जाएंगे। आप कार्टून में देख सकते हैं कि गरीब वर्ग के आगे सदा अवसरों की असमानता बरकरार रहती है। अगर आमदनी के समान वितरण और आर्थिक प्रगति को आधार मानकर ही लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के आर्थिक कामकाज का मूल्यांकन करना हो तो आपका फैसला
क्या होगा ये बताया इन्होंने। तो चार्ट देख लो, ये चार्ट में इसको चीज़ों को बनाया गया। लिखा है शासन का प्रकार और देश की बात करें विकास दर, सभी लोकतांत्रिक शासन की बात करें 3.95% विकास दर है, सभी तानाशाही में 4.42%। देखो देश भी डेवलप है। तानाशाही वाले गरीब देश की बात करें 4.34%, लोकतंत्र वाले गरीब देश 4.28%। ये एडम फ्रेंच वर्स्की, माइकल ई अल्वरेज, जोस एंटोनियो केई अब और फर्नांडो लिमोगी, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, ए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड वेल बीइंग इन द वर्ल्ड, 1960 से 1990 कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से प्रेस किया गया था इसको। चुने हुए देशों में आय की समानता की बात करें, दक्षिण अफ्रीका में जो ऊपर का 20% लोग की आय इतनी है, नीचे की 20% की 2.9 है। ब्राज़ील का भी देख सकते हैं, रूस है, अमेरिका, ब्रिटेन, डेनमार्क, हंगरी, सब में देख रहे हैं क्या है, तो गरीबों के पास बहुत ही कम है, अमीरों के लोग ज़्यादा है। हम बात करते हैं असमानता और गरीबी में कमी। तो आर्थिक समृद्धि की बात तो खैर है ही, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था से यह उम्मीद रखना कहीं ज़्यादा तर्कसंगत है कि वे आर्थिक असमानता को कम करेगी। जब देश में आर्थिक विकास तेज हो तब भी क्या आम आदमी का वितरण इस तरह हो पाता है कि सभी को उसका बराबर लाभ मिले और सभी लोग बेहतर जीवन गुजार सके? क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में आर्थिक समृद्धि और लोगों के बीच आर्थिक असमानता का बढ़ना साथ साथ होता है? क्या लोकतंत्र आने से अवसरों और वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण हो पाता है? ठीक है, ये तो फोटो इधर आते हैं। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक असमानता पर आधारित होती है। प्रतिनिधियों के चुनाव में हर व्यक्ति का वजन बराबर होता है। व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में परस्पर बराबरी का दर्जा तो मिल जाता है, लेकिन इसके साथ साथ हम आर्थिक असमानता को भी बढ़ावा या बढ़ता हुआ पाते हैं। मुट्ठी भर जो धन कुबेर बोलेंगे, इनको आय और संपत्ति में अपने अनुपात से बहुत ज़्यादा हिस्सा पाते हैं। इतना ही नहीं, देश की कुल आय में उनका हिस्सा भी बढ़ता गया। समाज के सबसे निचले हिस्से के लोगों को जीवन बसर करने के लिए काफ़ी कम साधन मिलते हैं और उनकी आमदनी गिरती गई है। तो कई बार इन्हें भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा और इलाज, 5 चीज़ों का ध्यान देखना, ये मूलभूत चीज़ें रहती हैं। भोजन हो, कपड़ा, मकान, शिक्षा और इलाज जैसी बुनियादी चीज़ें ज़रूरतें पूरी करने में मुश्किल आती है। ठीक है, तो वास्तविक जीवन में लोकतांत्रिक व्यवस्था आर्थिक असमानताओं को कम करने में ज़्यादा सफल नहीं हो पाई है। वास्तविक जीवन की बात करें, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था आर्थिक असमानताओं को कम करने में ज़्यादा सफल नहीं हुई। तो अर्थशास्त्र की कक्षा 9 की अर्थ पुस्तक में हमने भारत की गरीबी के बारे में पढ़ेंगे, अभी देखेंगे। तो हमारे मतदाताओं में गरीबों की संख्या काफ़ी बड़ी है, इसलिए कोई भी पार्टी उनके मतों से साथ हाथ धोना नहीं चाहेगी। फिर भी लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचन सरकारें गरीबी के सवाल पर उतना ध्यान देने को तत्पर नहीं जान पड़ती जितने कि आप उनसे उम्मीद करते हैं। कुछ अन्य देशों में हालत इससे भी ज़्यादा खराब है। बांग्लादेश में आधी से ज़्यादा आबादी गरीबी में जीवन गुजारती है। अनेक गरीब देशों को लोग अपनी खाद्य आपूर्ति के लिए भी अब अमीर देशों पर निर्भर हो गए। देखो भैया, इधर देख सकते हैं, मोटा भाई खड़ा है, गरीब की आवाज़ बंद, कहाँ से सुने। ये विश्व का धन चंद लोगों के हाथों में 50% ऐसे। देखो विश्व का धन बकाया सब इतने बटा रखे हैं टेबल में, ये 2% में। अब हम बात करेंगे सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य कैसे करना है इसके बारे में। तो क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं शांति और सद्भाव का जीवन जीने में नागरिकों के लिए मददगार साबित होती है? लोकतांत्रिक व्यवस्था से यह उम्मीद करना उचित है कि वह सद्भावपूर्ण सामाजिक जीवन उपलब्ध कराएंगी। हमने इनसे पहले के अध्यायों में पाया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अनेक तरह के सामाजिक विभाजनों को संभालती हैं। ठीक है, हमने पहले अध्याय में देखा कि किस तरह बेल्जियम ने अपने यहाँ के विभिन्न जाति समूह की आकांक्षाओं के बीच सफलतापूर्वक सामंजस्य स्थापित किया था। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदर की प्रतिद्वंद्विताओं को संभालने की प्रक्रिया विकसित कर लेती है। इससे इन टकरावों के विस्फोट या हिंसक रूप लेने का अंदेशा कम हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। कोई भी समाज अपने विभिन्न समूहों के बीच के टकरावों को पूरी तरह
और स्थायी रूप से नहीं खत्म कर सकता, पर हम इन अंतरों और विभेदों का आदर करना सीख सकते हैं और इनके बीच बातचीत से सामंजस्य बैठाने का तरीका विकसित कर सकते हैं। तो इस काम के लिए लोकतंत्र सबसे अच्छा है। ठीक है, पर बात करते हैं हम। गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदरूनी सामाजिक मतभेदों से आंखें फेर लेती हैं या उन्हें दबाने की कोशिश करती हैं। तो इस प्रकार सामाजिक अंतर विभाजन और टकरावों को संभालना निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का एक बड़ा गुण है। पर श्रीलंका का उदाहरण हमें इस बात की भी याद दिलाता है कि इस परिणाम को हासिल करने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को स्वयं भी 2 शर्तों को पूरा करना होता है। क्या? पहली शर्त है यह गौर करना जरूरी कि लोकतंत्र का सीधे सीधे हर बहुमत की राय से शासन करना नहीं है। ध्यान देना, बहुत को सदा के अल्पमत का ध्यान रखना होता है, उसके साथ कम करने की जरूरत होती है, तभी सरकार जन सामान्य की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर पाती है। बहुमत और अल्पमत की राय कोई स्थायी चीज़ नहीं होती है। अच्छा, वहाँ बहुमत, यह भी समझना जरूरी है कि बहुमत का शासन का अर्थ धर्म, नस्ल अथवा भाषाई आधार के बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता है। बहुमत के शासन का मतलब होता है कि हर फैसले या चुनाव में अलग अलग लोग और समूह बहुमत का निर्माण कर सकते हैं या बहुमत में हो सकते हैं। लोकतंत्र तभी तक लोकतंत्र रहता है जब तक प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा बनने का मौका मिले। अगर किसी को जन्म के आधार पर बहुसंख्यक समुदाय का हिस्सा बनने से रोका जाता है, तब लोकतांत्रिक शासन उस व्यक्ति या समूह के लिए समावेशी नहीं रह जाती है। ठीक है, देख लो ये पिक्चर बनी है। ये भैया संघर्ष कर रहे हैं, ये हेलमेल कर रहे हैं। तो इस सामाजिक विभाजन पर लोकतांत्रिक राजनीति के 2 तरह के प्रभावों को इन 2 तस्वीरों के माध्यम से दिखाया गया है। प्रत्येक तस्वीर का उदाहरण देते हुए लोकतांत्रिक राजनीति में दोनों स्थितियों के नतीजों के बारे में एक अनुच्छेद लिखें, कहा है इन्होंने। तो नागरिकों की गरिमा और आज़ादी की बात करते हैं कि क्या गरिमा होगी, क्या आज़ादी। तो व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफ़ी आगे है और प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ के लोगों से सम्मान पाना चाहता है। अक्सर टकराव तभी पैदा होते हैं जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ सम्मान का व्यवहार नहीं किया गया। गरिमा और आज़ादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है। दुनिया भर की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इस चीज़ को मानती हैं, कम से कम सिद्धांत के तौर पर तो ज़रूर अलग अलग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इन बातों पर अलग अलग स्तर का आचरण होता है। तो लोकतांत्रिक सरकारें सदा नागरिकों के अधिकारों का सम्मान नहीं करती। फिर जो समाज लंबे समय तक गुलामी में रहे हैं उनके लिए एहसास करना आसान नहीं है कि सभी व्यक्ति बराबर हैं। यहाँ स्त्रियों की गरिमा की बात करें, यहाँ स्त्रियों की गरिमा का यही उदाहरण है। उदाहरण लें कि दुनिया के अधिकांश समाज पुरुष प्रधान समाज रहे। महिलाओं के लंबे संघर्ष के बाद अब जाकर यह माना जाने लगा कि महिलाओं के साथ गरिमा और समानता का व्यवहार लोकतंत्र की जरूरी शर्त है। आज अगर बात करें, आज अगर कहीं हालात तो उसका मतलब यही नहीं है आज अगर कहीं यह हालात हैं तो उसका मतलब यही नहीं कि औरतों के साथ सदा के सम्मान का व्यवहार हुआ है। बहरहाल एक बार जब सिद्धांत रूप से इस बात को स्वीकार कर लिया गया कि तो अब औरतों के लिए वैधानिक नैतिक रूप से अपने प्रति गलत मान्यताओं और व्यवहारों के खिलाफ संघर्ष करना आसान हो गया। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह बात संभव न थी क्योंकि वहाँ व्यक्तिगत आज़ादी और गरिमा ना तो वैधानिक रूप से मान्य है और न नैतिक रूप से। यही बात जातिगत असमानता पे भी लागू होती है। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था ने कमज़ोर और भेदभाव का शिकार हुई जातियों के लोगों के समान दर्जा और समान अवसर के दावे को बल दिया। ये लोकतंत्र के फायदे दिख रहे हैं आपको। आज भी अगर जातिगत भेदभाव की बात करें और दमन के उदाहरण देखने को मिलते हैं, पर इनके पक्ष में कानूनी या नैतिक बल नहीं होता। संभवतः इसी एहसास के चलते आम लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति ज़्यादा चौकस हुए हैं। चलिए, लोकतंत्र से लगाई गई उम्मीदों को किसी लोकतांत्रिक देश के मूल्यांकन का आधार भी बनाया जा सकता है। लोकतंत्र की एक खासियत है कि इसकी जांच परख और परीक्षा कभी ख़त्म नहीं होती है। वही एक जांच पर खरा उतर दे तो अगली जांच आ जाती है। लोगों को जब लोकतंत्र से जोड़ा
इस लोकतंत्र से थोड़ा लाभ मिल जाता है तो वे और लाभों की मांग करने लगते हैं। वे लोकतंत्र से और अच्छा काम चाहते हैं, वैसे भी सिंपल सा चाहते ही रहेंगे। यही कारण है कि जब हम उनसे लोकतंत्र के कामकाज के बारे में पूछते हैं तो वे हमेशा लोकतंत्र से जुड़ी अपनी अन्य अपेक्षाओं का पुलिंदा खोल देते हैं और शिकायतों का अंबार लगा देते हैं। समझ में आ गया लोकतंत्र क्यों फायदा इनका कैसा सफलता की गवाही देता है। इससे पता चलता है कि लोग सचेत हो गए हैं और वे सत्ता में बैठे लोगों को कामकाज का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने लगे हैं। तो लोकतंत्र के कामकाज से लोगों का असंतोष जताना लोकतंत्र की सफलता को तो बताता ही है, साथ ही लोगों के प्रजा से नागरिक बनने की गवाही भी देता है। आज अधिकांश लोग मानते हैं कि सरकार की चाल ढाल पर उनके वोट से असर पड़ता है और यह उनके अपने हितों को भी प्रभावित करता है। ठीक है, ये देख लीजिए, ये प्रेरणा बहन जी, यह सीट मेरी है, नैतिक साहस, और ये हमारे आज के नेताजी हैं। तो जो लोग मानते हैं कि हमारे वोट का असर पड़ता है, दक्षिण एशिया में 65% लोग मानते हैं, बांग्लादेश में 66%, भारत में 67%, नेपाल में 75%, तो डेमोक्रेसी नेपाल में ज़्यादा है। इसके बाद पाकिस्तान 50%, श्रीलंका 65%। ठीक है, तो कहाँ से ज़्यादा? भारत में भी ठीक है, सबसे ज़्यादा नेपाल में। ये STSA टीम स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया, दिल्ली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आई है। तो हम लोग आज बात करेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप के इसमें पूछे जाते हैं और क्या क्या चीज़ें थी। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी है। क्वेश्चन क्या है कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी है, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। हम बोल सकते हैं कि लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन तो करती है। तो इससे हम थोड़े कुछ तत्वों से समझ लेंगे, जैसे कि अगर बात करेंगे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की बात आई थी इसमें। ठीक है, एक हेडिंग ये डाल देंगे। फिर कानूनों पर खुली चर्चा की बात की थी हमने, तो 2 पॉइंट मैंने बता दिए। तीसरा आ जाएगा आपका सूचना का अधिकार। अगर अब ऐसे मुझे कंप्लीट करनी है, 3 पॉइंट में आंसर नहीं देना। अब हम स्वतंत्रता और निष्पक्ष की बात करेंगे इसको डिटेल में। जब सभी जो लोकतांत्रिक देशों में एक निश्चित अवधि के बाद जो चुनाव कराए जाते हैं, आपको पता है 5 साल में मिनिमम होता है, ये चुनाव निष्पक्ष होते हैं। सभी दल स्वतंत्र रूप से अपने उम्मीदवारों को जो खड़े होते हैं उनको चुनते हैं। मतदान भी अपने मन से, अपने इच्छा अनुसार हम बोल सकते देते हैं। तो ये प्रतिनिधि से क्या होते हैं, उनके उत्तरदायी होते हैं और जनता की इच्छा पर ये पर्याप्त अपने पद पर बने भी रहते हैं जब तक रहना है। तो ये स्वतंत्र और हमने निष्पक्ष खुली चर्चा बता दी कानून उस पर, चुनाव पे। कानून पर खुली चर्चा की बात करेंगे दूसरे नंबर पे। तो लोकतांत्रिक देशों में सरकार जो भी कानून बनाती है, अगर हम बात करें, वो एक लंबी प्रक्रिया के बाद बनता है ना। राज्यसभा, लोकसभा इन सबसे पास कराया जाता है, बहुमत से, कभी अल्प बहुमत से, जो भी है। उस पर पूरी बहस और विचार विमर्श भी हो सकते हैं। हम कहेंगे कि राष्ट्रपति के साइन होते हैं जो भी, फिर उसे जनता के समक्ष भी रखा जाता है। इसलिए इस बात की संभावना होती है कि लोग उसके फैसलों को मानने और भी ज़्यादा प्रभावी होंगे। तीसरा पॉइंट मैंने बोला था कि सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को सरकार तथा उसके कामकाज के बारे में जानकारी पाने का पूरा अधिकार रहता है ITR के थ्रू। यदि कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ या नहीं, तो उसका पता कर सकता है और उसे यह न सिर्फ जानने का अधिकार बल्कि उसके आसपास जो इसके सभी भी जो साधन है वो भी उपलब्ध कराए जाएंगे। तो ओवरऑल अगर हम तीनों पॉइंट से देखें तो हमारा निष्कर्ष निकलेगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक ऐसी सरकार का गठन होता है जो कायदे कानून को मानती है, समझ गए ना, और लोगों के प्रति जवाबदेह होती है। लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों का निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने और ख़ुद को उनके प्रति जवाबदेह बनाने, एक इस टाइप की जो जवाबदेह वाले जो कार्यविधि होती है वो सब विकसित करती है। तो इस प्रकार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर है। समझ गए, लोकतांत्रिक और बिना लोकतांत्रिक से कंपेयर कर रहे थे तो बेहतर समझ आएगा। और यह वैध शासन भी व्यवस्था है। तो इसी पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचार के प्रति लोगों का समर्थन का भाव भी रहता है। क्लियर है? चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। हटा दें इसको। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, लोकतंत्र किन स्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है और उनके बीच सामंजस्य बैठाता है। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि लोकतंत्र की बात है। लोकतंत्र किस व्यवस्था में अनेक तरह के जो सामाजिक विभाजनों को संभालती है।
तो इससे इन टकरावों की जो विस्फोटक है या हिंसक रूप लेने का अंदेशा कम हो जाता है। कोई भी समाज अपने जो विभिन्न समूहों के बीच टकरावों को स्थायी तौर पर ख़त्म नहीं कर सकता है। हम देखते हैं कभी टकराव बने रहते हैं, तो इनके बीच जो बातचीत से सामंजस्य बैठाने का जो तरीका विकसित कर सकते हैं। और सामाजिक अंतर विभाजन है, टकरावों को संभालना भी निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक बड़ा गुण है। इसके लिए हम लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को 2 शर्तों को पूरा कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि लोकतंत्र का अर्थ ही है बहुमत की राय से शासन करना नहीं है, बहुमत को सदा ही अल्पमत का ध्यान रखना होता है। ये नहीं कि जो बहुमत है उन्हीं का पे शासन कर रहे हैं, नहीं, अल्पमत का भी हमें ध्यान रखना है। उसके साथ काम करने की जरूरत होती है, तभी सरकार जन सामान्य की जो इच्छा का प्रतिनिधित्व भी कर पाती है। बहुमत और अल्पमत की राय कोई स्थायी चीज़ नहीं होती है कि आप बहुमत के आधार पर सरकार चला रहे हैं या अल्पमत के, ऐसा नहीं। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें कि बहुमत के शासन का अर्थ धर्म, नस्ल और जो भाषाई आधार के बीच में आया, तभी हम लोगों ने पढ़ा कि आधार के जो बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता। तो बहुमत के शासन का मतलब होता है कि हर फैसले या चुनाव में अलग अलग लोग और समूह बहुमत का निर्माण कर सकते हैं। लोकतंत्र तभी तक लोकतंत्र रहता है जब तक प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। ठीक है, हर एक व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए, समझ गए ना। चलिए आगे रीड करते हैं। कुछ पॉइंट दिए गए, उनके आंसर बताने में निम्नलिखित कथनों के पक्ष या विपक्ष में तर्क देना है। तो पहला पॉइंट है हमारा, औद्योगिक देश ही लोकतांत्रिक व्यवस्था का भार उठा सकते हैं, पर गरीब देशों को आर्थिक विकास करने के लिए तानाशाही चाहिए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता भैया, सीधा सा और ही लगा दिया ना कि एकदम उस पर फोर्स कर रहा है। औद्योगिक देश ही लोकतंत्र व्यवस्था का भार उठा सकते हैं, पर गरीब देशों को आर्थिक विकास के लिए तानाशाही चाहिए। यह कथन बिल्कुल ही सही नहीं है ना, क्योंकि गरीब देश आर्थिक विकास जो तानाशाही शासन में नहीं कर सकते, क्योंकि तानाशाही शासन में ना तो स्वतंत्रता होती है, ना हम समानता की बात करते हैं, और ना राजनीतिक आर्थिक अधिकार, कुछ ऐसी बात नहीं करते। तो ऐसे में हम गरीब देश आर्थिक विकास नहीं कर पाते, बोल सकते हैं सीधा। तो पहला ये गलत था। दूसरे की रीड करते हैं, मैंने डिफाइन भी कर दिया क्यों गलत है। लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच की असमानता को कम नहीं कर सकता है, तो ये भी गलत है, क्योंकि बैलेंस हमने देखा कर सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ हर तरीके की आर्थिक हो, सामाजिक हो, सारी चीज़ों की बात की गई। तो लोकतंत्र अपने जो नागरिकों के बीच की असमानता को कम कर सकता है, क्योंकि लोकतंत्र में नागरिकों को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अधिकार प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही लोकतंत्र समानता लाने के लिए कानून भी बना सकता है। जैसे भारत में बहुत से जो कानूनों के माध्यम से सामाजिक आर्थिक असमानता को कम करने की कोशिश की गई है। हम आरक्षण की बात करते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ये सब इसी के लिए तो है। एक तो हो गए, तीसरा देखना, तीसरा गरीब देशों की सरकार को अपने ज़्यादा संसाधन गरीबी को कम करने और आहार, कपड़ा, स्वास्थ्य तथा शिक्षा पर लगाने की जगह उद्योगों और बुनियादी आर्थिक ढांचे पर खर्च करने चाहिए। ये भी गलत ही हो जाएगा अगर हम बात करें, क्योंकि ये कथन बिल्कुल ही सही नहीं है कि गरीब देशों को अपने संसाधन, उद्योगों और बुनियादी ढांचे पर खर्च करने चाहिए। गरीब देशों का लक्ष्य होना चाहिए कि अब पहले अपने देश के लोगों को आहार है, कपड़ा है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ये आदि जो बुनियादी चीज़ें हैं आवश्यकताओं को पूरा करें, फिर आप खर्च करें। कहीं होता नहीं, इनकम आपकी क्या, उससे अपने बुनियादी खर्चे पूरे कर ले, फिर आप जाके कुछ करना है। तो इसके बाद उद्योगों और बुनियादी ढांचों पर खर्च करना चाहिए, क्योंकि यदि लोग गरीब हैं तो वे उस मजबूत औद्योगिक और बुनियादी ढांचे को संभाल नहीं पाएंगे, समझ गए ना, उसका सही उपयोग नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब ये कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि नागरिकों के बीच आर्थिक समानता अमीर और गरीब दोनों तरह के लोकतांत्रिक देशों में। तो नागरिकों के बीच जो आर्थिक समानता अमीर गरीब दोनों तरह के लोकतांत्रिक देशों में ऐसा नहीं है ना, क्योंकि आर्थिक समानता अमीर और गरीब देश किसी देश में पूरी तरह से नहीं है, क्योंकि ऐसा देश नहीं कोई गरीब है या अमीर है। दोनों प्रकार के देशों में देश की कुल आय कुछ ही लोगों के हाथों में, अमीर और गरीब के बीच एक बड़ी खाई देखने को मिलती है। हम देख सकते हैं, मैंने अभी एक न्यूज़ बताई थी आपको। फ़र्क इतना है कि गरीब देशों में गरीबी की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, जबकि अमीर देशों में यह संख्या कम होती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लोकतंत्र में सभी को एक ही वोट का अधिकार है। इसका मतलब है कि लोकतंत्र में किसी तरह का प्रभुत्व टकराव नहीं होता। हाँ, ये सही है कि लोकतंत्र में सभी को एक वोट देने का अधिकार, किंतु इसका मतलब नहीं है कि इसकी किसी तरह का प्रभुत्व और टकराव नहीं होता। टकराव भी होते हैं, सभी लोग एक वोट देते हैं, किंतु जो लोग आर्थिक रूप से समर्थ हैं वे राजनीति में भी प्रभुत्व रखते हैं और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच टकराव की स्थिति बनी रहती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर इस पे
4 में फिर से क्वेश्चन में लिखें कि आपको बताना है नीचे दिए गए ब्यौरों में लोकतंत्र की चुनौती की पहचान करें। स्थितियाँ किस तरह नागरिकों के गर्मापूर्ण, सुरक्षित और शांतिपूर्ण जीवन के लिए चुनौती पेश करती हैं। तो लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए नीतिगत संस्थागत उपाय भी सुझाने हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा कि उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद उड़ीसा में दलितों और गैर दलितों के प्रवेश के लिए अलग अलग दरवाजे रखने वाले एक मंदिर को एक ही दरवाजे से सबको प्रवेश की अनुमति देनी पड़ी। ये सही है, होना चाहिए। सामाजिक चीज़ों को ये छुआछूत को कम करते हैं। पहली घटना में जातिवाद की चुनौती लोकतंत्र के समक्ष है, हम बोल सकते हैं, क्योंकि जातिवाद किया गया इसमें। तो इसके कारण समाज में रहने वाले कुछ लोगों को अपमान सहना पड़ता है। जिन जातियों को नीचा या अछूत या दलित कहा जाता है उन्हें जो जीवन की मूलभूत सुविधाओं से दूर रखा जाता है, तो लोकतंत्र के खिलाफ है। ऐसे में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कानून बनाकर उन्हें कठोरता से लागू करके जातिवाद की समस्या से निपटाना होगा। यही हाईकोर्ट ने वहाँ के ऑर्डर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो बताना है। तो हम ये बात कर सकते हैं, बहुत बड़ी गरीबी की प्रमुख जो चुनौती है हम बोल सकते हैं लोकतंत्र में, है ना। लोकतंत्र के सामने ये गरीबी की बहुत बड़ी चुनौती है। तो गरीबी के कारण किसान कर्जे में डूबता चला जाता है, और जब वह कर्जा चुकाने की स्थिति में नहीं होता तो क्या करता है, तो वह आत्महत्या का रास्ता अपनाता है। और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सरकार को इन गरीबों किसानों की मदद भी करनी होगी, है ना, कि उन्हें ऋण देने की, गाँव में जो सरकारी बैंकों की स्थापना करनी होगी, तथा कृषि के लिए आवश्यक चीज़ें कम कीमत पर उपलब्ध करनी होगी। जब तक कि गरीबी रहेगी तब तक लोकतंत्र में मजबूत नहीं हो सकता, क्योंकि एक गरीब व्यक्ति केवल 2 समय की रोटी के जुगाड़ में लगा रहेगा तो वह देश में हित में कुछ नहीं कर पाएगा। समझ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर के गंडवारा में मुठभेड़ बताकर जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा 3 नागरिकों की हत्या करने के आरोप में देखते हुए इस घटना के जांच के आदेश दिए गए हैं। तो ये घटना ऐसी है कि हम बोल सकते हैं सरकारी विभागों में जो फैला जो भ्रष्टाचार लोकतंत्र के सामूहिक चुनौती है, क्योंकि ये सिस्टम का काम है। तो लोकतांत्रिक देशों में विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जिससे सत्ता में आए व्यक्ति अपनी सत्ता का प्रयोग अपने निजी हित के लिए करने लगते हैं। तो इससे नागरिकों का जीवन संपत्ति संकट में पड़ जाते हैं। वे सरकारी अधिकारी जिनका काम नागरिकों की सेवा करना है, वही लोग नागरिकों के शत्रु बन जाते हैं। ऐसे में लोकतांत्रिक शासन की नींव हिल जाती है, और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हर स्तर से भ्रष्टाचार को मिटाना होगा। इसके लिए कानून बनाने होंगे और उन्हें सख्ती से लागू करना होगा, तथा सरकारी पदों पर नियुक्त के समय निष्पक्षता से काम लेना होगा, जिससे सही व्यक्ति महत्वपूर्ण पद प्राप्त तक कर सके जो हकदार है उसका। वैसा नहीं कि आप दूसरे के ओबीसी की सीट, मतलब जैसे देख रहे हो ना सरकार में चीज़ें हो रही हैं, तो वो सब नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में इनमें से कौन सा विचार सही है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सफलतापूर्वक बताना। तो इसमें पहला ही सही है, लोगों के बीच टकराव को समाप्त करना, यही होता है। क्वेश्चन नंबर 6 टिकदार क्वेश्चन है, लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें से कोई एक चीज़ लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। तो छठवें का आपका हो जाएगा, आपका एक ही है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है जी आपका। लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें से कोई एक चीज़ लोकतंत्र व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। सॉरी 1 मिनट, इसमें हो जाएगा बहुसंख्यकों का शासन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुसंख्यकों का शासन हो, स्वतंत्र तो हो जाएगा, गा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, लोकतांत्रिक व्यवस्था की राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन को बताना है आपको क्या है। तो इसमें दूसरा सही, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती हैं, सही है। और देखते हैं क्या है। ये पूरा पैराग्राफ लिखा है कि नन्नू एक दिहाड़ी मजदूर है, वह पूर्वी दिल्ली की एक झुग्गी बस्ती में वेलकम मजदूर कॉलोनी में रहता है। उसका राशन कार्ड गुम हो गया। जनवरी 2006 में उसने डुप्लीकेट राशन कार्ड बनाने के लिए अर्जी दी। अगले 3 महीने तक उसे राशन विभाग के दफ्तर के कई चक्कर लगाए, लेकिन वहाँ तैनात किरानी और अधिकारी उसका काम करने या उसकी अर्जी की स्थिति बताने की कौन कहे उसको देखने के लिए तैयार न थे। आखिरकार उसने सूचना के अधिकार का उपयोग किया। तो आखिरकार गला ही खराब हो गया। उसने सूचना के अधिकार का उपयोग करते हुए अपनी अर्जी की दैनिक प्रगति का ब्यौरा देने का आवेदन किया। इसके साथ ही उसने अर्जी पर काम करने वाले अधिकारियों के नाम और
नाम और काम न करने की सूरत में उनके खिलाफ होने वाली कार्रवाई का ब्यौरा भी मांगा। तो सूचना के अधिकार वाला आवेदन देने के हफ्ते भर के अंदर खाद्य विभाग का इंस्पेक्टर उसके घर आया। उसने नन्नू को बताया कि तुम्हारा राशन कार्ड तैयार है और तुम दफ्तर आकर उसे ले सकते हो। अगले दिन जब नन्नू राशन कार्ड लेने गया तो उसके इलाके के खाद्य और आपूर्ति विभाग के सबसे बड़े अधिकारी ने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। तो इस अधिकारी ने उसे चाय की पेशकश की और कहा कि अब आपका नाम काम हो गया, इसलिए सूचना के अधिकार वाला अपना आवेदन आप वापस ले लें। अधिकारियों को भी इससे प्रॉब्लम होती है। तो नन्नू का उदाहरण क्या बताता है? नन्नू के इस आवेदन का अधिकार पर क्या असर हुआ? आपने पिताजी से पूछी कि आपने समस्याओं के लिए सरकारी कर्मचारियों के पास जाने का उनका अनुभव कैसा रहा। तो हम बात करेंगे इसमें क्या उनका उदाहरण रहा, कैसी चीज़ रही। तो नन्नू के उदाहरण से हमें ये समझ में आता है कि हर जो नागरिक हो को अपने अधिकारों का उचित प्रयोग करना चाहिए और सूचना नागरिकों को दिया गया एक महत्वपूर्ण अधिकार भी है, जिसका प्रयोग करके नन्नू ने जैसे छोटे से छोटा व्यक्ति भी न्याय पा सकता है। तो जब सभी नागरिक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहेंगे तो हम कह सकते हैं तो उनका समय पर उपयोग करेंगे तभी लोकतंत्र व्यवस्था ठीक ढंग से चल पाएगी। तो नन्नू के आवेदन का अधिकारियों पर गहरा असर हुआ था और वे एकदम हरकत में आ गए। उन्होंने एक हफ्ते में उसका राशन कार्ड बना दिया। डर था, ऊपर से डंडा था, ये कह सकते हैं। जिस राशन के दफ्तर में नन्नू की कोई सुनवाई नहीं थी, उस दफ्तर में बड़े अधिकारी उससे मिले तथा पूरा सम्मान भी किया और उससे आवेदन किया भैया कि अपना निवेदन को वापस ले लें। तो अब समझ में आ गया आपको? तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें, रैंकर मेकर से जुड़े रहें और हम आपको कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।